हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। जो आपका सुगम इतिहास है क्लास 8 का, उसमें ये वीडियो नंबर 3 है चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जहां से आप लोग चैप्टर 1 और 2 नहीं देखें तो वहां पर जाकर के आप चैप्टर 1 और 2 को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ और इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का दिया है 1 से लेकर के 19 तक दिया है, तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कह रहा है कि दीवानी का अधिकार क्या था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि दीवानी का अधिकार क्या था या दीवानी का अधिकार होता क्या था। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि राजस्व वसूलने का जो अधिकार है उसी को दीवानी कहा जाता था उस टाइम में। राजस्व के मतलब यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड है, जो टैक्स उस टाइम में वसूला जाता था, यानी जिस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था या उपनिवेश था, तो उस समय जो टैक्स वसूला जाता था उसी को दीवानी कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्व वसूलने के अधिकार को दीवानी कहा जाता था। नंबर 2 क्वेश्चन में कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त क्यों किया गया। अस्थाई जो बंदोबस्त है, आप लोगों को पता होगा कि बंदोबस्त 3 तरीके का हुआ, जिनमें एक नाम आता है अस्थाई बंदोबस्त का भी। तो बंदोबस्त का मतलब क्यों किया गया था, तो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अस्थाई बंदोबस्त को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त के किसी एक दोष को लिखिए। तो अस्थाई बंदोबस्त के नंबर फर्स्ट में ये दोष था कि इस समय जो जमींदार होते थे वो अपना लगान यानी जो टैक्स होता था वो समय पर नहीं चुका पाते थे। ठीक है, तो इसका एक ये दोष निकला। नंबर 4 में कहता है कि होल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था क्यों लागू किया था। होल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था क्यों लागू किया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने महलवारी व्यवस्था इसलिए लागू किया था क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है, कंपनी का जो फायदा है और भी बढ़ सके, यानी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए इन्होंने महलवारी व्यवस्था को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महलवारी व्यवस्था में ग्राम मुखिया की क्या भूमिका होती थी। ग्राम मुखिया कहने का मतलब आज भी जो मुखिया लोग होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में भी मुखिया होता था, तो इस मुखिया का क्या काम होता था या इसकी भूमिका क्या होती थी। तो उत्तर में हमने लिखा है कि लगान के वसूलने में ग्राम मुखिया की भूमिका होती थी, जो जमींदारों के स्थान पर वसूलते थे। यानी ग्राम मुखिया का जो भूमिका था वो किस रूप में था, वो टैक्स वसूलने के रूप में था। और उससे पहले जो जमींदार होते थे वो टैक्स वसूलते थे, लेकिन उसके बाद यानी जमींदारों के बाद ग्राम मुखिया का एक काम सौंप दिया गया था कि आप ही टैक्स वसूल करके, कर वसूल करके, लगान वसूल करके कंपनी को देंगे। तो ग्राम मुखिया का जो मुख्य भूमिका होता था वो टैक्स वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सर्वप्रथम रैयतवारी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मैसूर के जीते हुए क्षेत्र पर सबसे प्रथम बार यानी सबसे पहली बार रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रैयतवारी व्यवस्था में रैयतों को क्या सुविधा मिली थी। तो रैयतवारी व्यवस्था में रैयतों को यह सुविधा मिली कि इसमें जो पंजीकृत भूमि धारक होंगे, यानी जिनके पास भूमि होगा वो पंजीकृत होंगे और वही भूस्वामी कहलाएंगे, यानी भूमि के वो मालिक कहलाएंगे। ठीक है, साथ में उन्हें अपने जमीन को हस्तांतरित यानी एक दूसरे को देने, बेचने और गिरवी रखने की भी सुविधा दी गई। और ये कब तक सुविधा दी गई, जब तक कि वह क्या करे, सरकार को लगान देता रहे, तभी ये सिस्टम उसके पास रहता। अन्यथा जब वो सरकार को टैक्स देना बंद कर देगा, लगान देना बंद कर देगा, तो उस कंडीशन में इनके हाथ से ये सारी चीजें जा सकती हैं। तो ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि रैयतवारी व्यवस्था में रैयतों को क्या सुविधा मिली थी। रैयतों का मतलब होता है, आपको यहाँ पे हम बता दें कि रैयतों का मतलब होता है भूस्वामी या भूमि का मालिक। ठीक है, भूमि का मालिक या भूस्वामी इसको कहा जाता है रैयत का मतलब। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है कि कंपनी द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था सफल क्यों नहीं हुआ। जो कंपनी द्वारा स्थापित लगान व्यवस्था था, जिसमें आपने देखा रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, तो इसमें कंपनी इसमें सफल क्यों नहीं हुआ। तो इसका जाहिर सा बात है कि इसमें लगान दर अधिक हो गया था और इसे कठोरता पूर्वक टैक्स को वसूला जा रहा था, जिसके कारण ये जो लगान व्यवस्था थी ये सफल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ग्रामीण पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण पूंजीवाद का विकास इस कारण से हुआ कि गांव में जमींदार बढ़ गए, ग्रामीण गरीब किसान बढ़ गए, भूस्वामी बढ़ गए, कृषक के मतलब किसान बढ़ गए और दासों की संख्या में लगातार वृद्धि हो जाने के कारण जो ग्रामीण पूंजीवाद है उसका विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है कि भारत में नील की खेती के विकास के क्या कारण थे। तो नील के खेती के विकास का कारण मुख्य रूप से ये था कि कपड़ों में जो नीले रंग की छपाई के लिए उपयोग किया जाता था और साथ में ये यूरोपीय देशों में इस रंग का यानी नील के रंग कहने का मतलब नीले रंग की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से भारत में नील की खेती का विकास हुआ था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में नील की खेती के विकास का कारण कपड़ों में नीले रंग की छपाई एवं यूरोपीय देश में इस रंग की अत्यधिक मांग थी, इसके कारण भारत में इसका विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बोर्ड का प्रयोग किस में होता था। तो देखिए बोर्ड एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग किया जाता था बैगनी और नीला रंग बनाने में। ठीक है, बोर्ड क्या एक प्रकार का पौधा है, बोर्ड नामक एक पौधा है और इसका इस्तेमाल किया जाता था बैगनी और नीला रंग बनाने में। और ये आपको बता दें कि जब नील की खेती से ज़्यादा अधिक उपज नहीं होने लगी और नील का मांग अत्यधिक बढ़ने लगा, उस कारण से इसका प्रयोग किया जाता था नीला और बैगनी रंग बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्पेन में नील की खेती कहाँ की गई थी। तो देखिए स्पेन में जो नील की खेती की गई थी वो वेनेजुएला में की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जिसमें कहता है कंपनी के अधिकारियों ने नील की खेती क्यों आरंभ की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि यूरोप में नील की अत्यधिक मांग को देखते हुए कंपनी के अधिकारियों ने नील की खेती करना आरंभ किया और वो खेती करते नहीं करवाते थे किसानों से। कहने का मतलब है कि वे जमीन को खरीद लेते थे और खरीदने के बाद वो किसानों को दे दिया करते थे, जिनसे किसान जो थे उनके जमीन पर या उनके भूमि पर वो खेती करते थे नील की, और उससे उनको कुछ जो अधिकारी होते थे उनको अपने इनकम का, अपने आय का कुछ हिस्सा उन्हें भी देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें कि कंपनी के अधिकारियों ने नील की खेती क्यों कराई, क्योंकि यूरोप में नील की अत्यधिक मांग होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जिसमें कहता है कि अनुबंधित रैयतों को भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। जो अनुबंधित रैयत थे यानी अनुबंधित जो किसान थे, जो शर्त रखे थे अधिकारियों ने या कंपनी के लोगों ने, तो उनको भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि 25%, और अगर 25% की बात करें तो 1/4 हिस्से पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी और ये अनिवार्य था, उनको करना ही पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नील की खेती से क्या हानि होती थी, यानी नील की खेती से लॉस क्या होता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नील की खेती से सबसे पहला जो हानि होती थी वो ये होती थी कि भूमि का जो उर्वरता है, भूमि जो उपजाऊ था वो अनउपजाऊ हो जाता था। तो ये इसकी हानि थी नील की खेती से। और ये अगर लगातार हो रहा है तो उस जमीन पे एक टाइम ऐसा आ जाता था कि वहाँ पे और कोई भी फसल उगाया नहीं जा सकता था, ये नील की खेती के कारण। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहता है कि बंगाल में नील की खेती क्यों बंद कर दी गई थी। तो बंगाल में नील की खेती इसलिए बंद कर दी गई थी कि वहाँ के जो रैयत थे उनसे अपनी शर्तों के अनुसार जबरन काम कराया जाता था, जबरन नील की खेती कराया जाता था और रैयतों को इससे बहुत कम लाभ होता था, मतलब न के बराबर लाभ होता था। और इन्हीं कारण बंगाल में नील की खेती को बंद कर दी गई, क्योंकि बंगाल के जो रैयत थे उन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने काम को करना बंद कर दिया, टैक्स को देना बंद कर दिया था। तो इन सब वजहों से बंगाल में नील की जो खेती थी उसको बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम महात्मा गांधी था। इन्होंने किसान को दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने इस सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में, यहाँ पे भारम लिखा गया, अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कि भारत में कपास की खेती किस कारण से विकसित हुई। तो देखिए भारत में कपास की खेती का विकसित होने का कारण क्या था कि अमेरिका में जो गृह युद्ध हो गया था 1861 में,
उसके कारण भारत में कपास की खेती की विकसित की गई, क्योंकि जो यूरोप था उस टाइम कपास की जो खेती, कपास जो आयात करता था वो अमेरिका से करता था, लेकिन अमेरिका में जब गृह युद्ध हो गया था तो उस कारण से वहां से आयात बंद हो गया था और वो भारत से आयात करना स्टार्ट कर दिया था, और इस कारण से भारत में जो कपास की खेती थी उसकी वृद्धि का कारण बनी, या कह सकते हैं वो विकसित हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कहता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी में भारत के किसानों ने विद्रोह क्यों किया था। तो देखिए, भारत के किसानों ने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि भारत के किसानों को अनेक तरीकों से शोषण किया जा रहा था, उनके बदलाव किए गए थे, और बदलाव यहाँ पे ये थे कि उन्हें भूस्वामित्व से वंचित कर दिया गया था। भूस्वामित्व से कहने का मतलब जो भी व्यक्ति का जमीन था उससे उनको वंचित कर दिया गया था, उन्हें उनका मालिक नहीं माना जाता था। लगान और किराया जो दर था उसमें लगातार वृद्धि हो रही थी, और सामंती शोषण भी किया जा रहा था। कर्ज जो दाता थे, जो ऋण देते थे, जो लोन देते थे, वो भी बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण कर रहे थे, और साथ में जो औपनिवेशिक दमन था। तो इन सभी कारणों से भारत के किसानों ने 19वीं और 20वीं सदी में विद्रोह किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन दिए गए थे, जिसको हमने आंसर करा दिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।